Honorable Member Shri Narayan Das Gupta ji. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on this important Finance Bill 2021-22. Sir, I will just start with a few observations which from the earlier speaker I made it. उन्होंने कहा कि विकास का पहिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर विकास का इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो महारत्ना क्यों बेचा जा रहा है, इसका कोई जवाब जो है नहीं दिया गया। और फिर अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो मान लेते हैं तेज़ी से बढ़ रहा है तो 73% वेल्थ जो है 1% हिंदू रेजिडेंट्स के पास है, जबकि बाकी 72%। तो बेनिफिट किसको जा रहा है तेज़ी से बढ़ने का? एक कहा गया कि मोदी टैक्स और किसी के जेब पे नहीं पड़ रहा है टैक्स, और उसका एग्जाम्पल भी दिया कि 5 लाख रुपए तक शून्य टैक्स होगा, जबकि पहले 30,000 था। ये नहीं बताया गया कि लोगों की इनकम भी 25% कम हो गई है, रुपया 5 लाख से डेप्रिसिएट हो गया 4 लाख पे रह गया है। तो अगर उससे कैलकुलेशन करें तो कोई बेनिफिट किसी को नहीं गया है। तो ये भी बातें साथ साथ बता देनी चाहिए। उसमें जो है ये मैं कर रहा था मैं रीजन फॉर लेस कलेक्शन ऑफ टैक्स बताया गया कि 25% जो है टैक्स कर दिया कॉरपोरेट पे, और उससे उस समय ये कहा गया था कि देश की ग्रोथ बहुत होगी, इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। लेकिन उसके बाद ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, ना कोई इंडस्ट्री बढ़ी, और रादर कॉरपोरेट टैक्स जो कम हो गया। अब टैक्स की बात मैं एक माननीय मंत्री जी को एक ध्यान आकर्षित करूंगा। जब कॉरपोरेट टैक्स 25% कम किया गया तो पार्टनरशिप फर्म छोटी छोटी बिजनेस कंपनियां चलाती हैं, छोटे छोटे SMEs, और उनमें भी टैक्स रेट वही होता है जो कॉरपोरेट टैक्स पे होता है, कंपनियों पे होता था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। और उनका भी 1 रुपया भी प्रॉफिट होता था उससे टैक्स लगना शुरू हो जाता था, तो उनको कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि वो पैरेलल उतना ही टैक्स देते थे, उतना ही करते थे। सबसे पहले उनको छोटे आदमियों को, छोटे SMEs को, छोटे ट्रेडर्स को बेनिफिट देना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट को। अभी भी आज जो टैक्स कलेक्शन है उन्हीं की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट भी 75% वही SMEs दे रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से कहूँगा, जिस प्रकार के कॉरपोरेट को टैक्स कम किया गया, तो इन छोटी जो पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, देश की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ाती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ाती हैं, उनको भी जो है कंसिडर किया जाए और उसको टैक्स में बेनिफिट दिया जाए। सर, मैं थोड़ा पेट्रोल, कल भी मैंने पेट्रोल डीजल पे बात की थी, लेकिन मैं फिर कहूँगा क्योंकि ये लोगों की जेब पे टैक्स लग रहा है, गरीब से गरीब आदमी की टैक्स लग रहा है। हर एक आदमी गाड़ी में भी चलता है, स्कूटर में भी चलता है, बस में भी चलता है, और कहीं न कहीं हम जो है जैसे ट्रक भाड़े पे भी है, इसका असर है। मैं एक फिगर है मेरे पास ये गवर्नमेंट की, इसमें दिया चेक, ये जो है ये ऑन अकाउंट ऑफ the contribution on account of and because of the petroleum sector to the exchequer. How it consists of, besides the custom duty, besides the excise duty, there are a number of other items which are paid. This includes service tax, IGST, others, custom duty, cess. Besides this, I have taken the figure from that. Excise duty in the year 1890, it was 2,14,368 crores. Whereas on account of corporate tax, dividend distributory tax, and profit, share of profit, it was about 68,000 crores, which comes 30% of the total excise duty. My suggestion to the Honorable Minister is, because this 30% benefit you are taking otherwise also, why don't you reduce excise duty by 30%? This is my suggestion, and this will give a lot of relief to the जिसे कहते हैं गरीब आदमी, जिसको आम आदमी बोलते हैं, क्योंकि हम आदमी पार्टी से हैं। तो एक ये इसमें ये आपको करना चाहिए। दूसरा, नाउ आई विल कम ऑन द अमेंडमेंट ऑन द डायरेक्ट टैक्स। For the last so many years, more than 40 years, there was one provision of the Settlement Commission in the Income Tax Act, sir. And this has been proposed to abolish it, and it will be abolished. What was the benefit of it? It was the benefit to reduce the litigation, protected litigation, to collect rate tax at the faster speed, to settle the dispute at the earliest, particularly in such cases.
And what was the benefit of that? The number of appeals were minimum because of the settlement commission. And the government was getting more taxes. How it was getting? Because particularly in such cases, they used to come to the settlement commission as हमारे अभी प्रोफेसर राम गोपाल जी ने बताया कि रेड करते हैं 50 करोड़ की उसकी इनकम है 200 करोड़ सरेंडर करके ले आते हैं और उसके बाद एक और करते हैं वायलेशन करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की देयर इज ए प्रोविजन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स यू कैन नॉट शेयर द पर्टिकुलर्स ऑफ द एसएससी टैक्स पेयर विद एनीबडी एक्सेप्ट विद द टैक्स पेयर रेड करते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे पेपर्स में आ जाता है कि इसके फलाने के यहाँ रेड की उसने इतने टैक्स का डिस्क्लोजर किया और वो चोर पकड़ा गया तो एक वायलेशन 138 का लोग उसको फाइल नहीं करते हैं लेकिन मेरा सजेशन है कि सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शन दी जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो प्रोविजन है 138 का उसका जो है वायलेशन ना किया जाए और ये एवरीडे हो रहा है एवरीडे सर्च केसेज में हो रहा है और 138 में ये इसका जो है सेटलमेंट कमीशन का एक फ़ायदा ये भी था कि सर्च केसेज में जो कि आदमी ऑफर करता था उसको एक एडवांटेज और है जब मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूँ सेटलमेंट कमीशन फॉर सेटलमेंट के लिए बिफोर दैट आई विल हैव टू पे इनकम टैक्स आई विल हैव टू पे इंटरेस्ट एंड देन द माई इनकम इज डिसाइडेड एंड इनकम इज डिसाइडेड सेटल्ड एट मोर देन व्हाट आई ऑफर so government is getting benefit so this is my suggestion this provision should not be abolished this is against the principle of natural justice and now I will come on now there is a new provision that has been introduced purchase tax sir because there was already last year that was on the collection of goods tax that was introduced. Now they have introduced the purchase tax. It will increase number of vouchers work, number of compliance work. My suggestion, and it will not give much benefit to that. Only it will cause inconvenience to the trader or industry or businessman, whatever it is. This purchase tax should be. I think they should withdraw it. Or it was just like a collection of tax, sir. And about that, then I will come on. Abhi, I was just sharing with that of the abolishment of the settlement commission, sir. I would like to say because अभी पिछले साल ही विवाद से विश्वास जो है स्कीम आई और उसकी समय समय पे सीमा बढ़ा दी गई है अभी भी टाइम बचा 31 मार्च तक का है इसका कारण ये था एक ही था कि टैक्स जल्दी आ जाए विवादित डिस्प्यूट हो जल्दी से सेटल हो जाए और जो है एसएससी अपने काम में लग जाए उसी को देखते हुए अब ये जो है सेटलमेंट कमीशन का सेटलमेंट का प्रावधान हुआ था और पैरेलल था अगर आज सेटलमेंट कमीशन नहीं होता जितनी अपीलें आज पेंडिंग हैं इससे कई गुना ज़्यादा अपीलें होती तो आप अगर सेटलमेंट को हटाएंगे प्रोविजन को तो कुछ सालों बाद फिर आपको इसको विकास से विवाद से विश्वास स्कीम फिर वापस लेकर आनी पड़ेगी तो मैं फिर करूँगा फेसलेस स्कीम का मैं स्वागत करता हूँ फेसलेस असेसमेंट जो है सरकार ने चालू की और उससे जो है जो मैंने शेयर किया है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो दे आर वेरी हैप्पी एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल वो इसमें मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पे जिस प्रकार से फेसलेस असेसमेंट हमने किया सिस्टम लाए स्कीम में इसी तरह अगर फेसलेस इलेक्शन सिस्टम भी हमें शुरू कर दें ये जितनी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं इतने बड़े बड़े जो है खर्चे होते हैं इतने बड़े बड़े लोगों को इनकन्वीनियंस होती है अगर उसको ही फेसलेस कर दिया जाए तो ये भी बहुत ही स्वागत के योग्य होगी तो हाँ सोनार बंगला और एक जो है सर पोस्ट बजट में जो है हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो है क्या करते हैं एक मीटिंग लेते हैं लेकिन वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए लेते हैं उनसे सिर्फ ओपिनियन लेते हैं मेरा इसमें सुझाव ये है कि इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि एसएमईज और जो छोटे ट्रेडर्स हैं छोटे इंडस्ट्री वाले हैं वो इनकम भी ज़्यादा जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट करते हैं तो उनको उनसे भी जो है पोस्ट बजट मीटिंग एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर को करनी चाहिए और उनकी भी सलाह इसमें लेनी चाहिए दूसरा कहीं कि हम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे जा रहे हैं
हम कुछ कंट्री ऐसी हैं, पर्टिकुलर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, हम बांग्लादेश से भी नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं, और भी कितनी इंडस्ट्री हमारे पड़ोस में, जिससे एक रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, एक्सपोर्ट्स का, उसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज का भी कहीं ना कहीं घाटा जा रहा है। और उसी का कारण है कि हर बार हम कोई नया विधेयक लेके आ जाते हैं जिसमें हम मांगते हैं कि 74% का जो है हमें निवेश करने की परमिशन दी जाए। तो एक्सपोर्ट्स के बहुत ही दयनीय पोजीशन में है। इसमें भी मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से कोई इंसेंटिव का प्रावधान उसमें किया जाए, और जो है ताकि इसको भी प्रॉब्लम में किया जाए। जो आज हमारे महारत्ना को बेचने की है प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो है रोका जा सकता है। और जिस निजीकरण जिसे कहते हैं, और अब मैं थोड़ा सा किसान पे भी बात करूँगा, एमएसपी पे। एमएसपी के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिया गया है। हालांकि वायदे किए हैं कि हम जो है एमएसपी रेट देंगे, कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी बात पे विश्वास कीजिए। लेकिन उसके लिए कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है कि कितना रुपया एमएसपी के दिया गया है, ताकि किसानों को जो है फसलें जो है एमएसपी पे खरीदी जा सके। आज के दिन जो अपोजिशन है, वो टोटल प्रोडक्शन का 6% जो है परचेज किया जा रहा है। तो 6% तो कोई भी नहीं है। उसके अलावा कोई प्रावधान इस बजट में नहीं देखने को मिलता है कि किसानों का एमएसपी देने के लिए कोई बजट एलोकेशन का नहीं है। ये भी मेरा एक सुझाव है कि एमएसपी के लिए भी इसमें किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, honorable member.